सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की, तो उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 8% है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/25। और ईयर एक वर्ष की बात हो रही है और ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो एक साल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष इसे देखेंगे। मतलब है एक साल बट 6 माही लग रही है, तो 2 बार इसे कैलकुलेट करेंगे। 25 है, 25 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। 25 और ये हो जाएगा 26। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, अमाउंट है। तो 25 25 से 625, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676। अब 625 का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी दे रखा है 90,625। 25 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 25 25 से 625, 25 ये 75, 75 ये हो जाएगा आपका 15, 25 ये 150, 6, 25 दूनी 50, एक 25 पंचे 125। फिर 25 से देखिए, 25 से कम 25, 25 5 6 5 11, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, यानी कि एक का वैल्यू आ गया 145। और 145 को मल्टीप्लाई करना है 676 से। तो 676 से जब इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना पेपर में, तो थोड़ा सा आप ऑप्शन को भी देखते चलें। ऑप्शन पे भी आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 0। तो आप देखेंगे ऑप्शन के जो यूनिट डिजिट के नंबर हैं, 4 हैं, 7 हैं, 0 हैं, 2 हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 98020। आप अगर चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका एफ, ये एक्स हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके नीचे वाले जितने भी पार्ट है इन सबको ऐड करना है। यानी कि 19 और 63 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 57, 7 और 5 114 और 5 कितना हो जाएगा, 119। 19 का टेबल पढ़िए, 63 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहेगा। 36 और 62, 36 और 62 को मल्टीप्लाई करने के लिए आप साइड में लिख लीजिए। 36 दूनी 72, 2 7 और 36 छक्के कितना हो जाएगा, 223। 223 इसका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 3 2 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 और ये हो जाएगा 30 4 जैसे 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 40 प्लस ये हो जाएगा 17, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 15 हासिल 102 15, यानी कि कितना हो जाएगा 117 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, यानी कि 5950। और इन सबको ऐड कीजिए, 3 2 5 9 5 14 6 20 21 का एक हाथ में 2, 6 2 8 6 14 5 19 1 20 7 27। यानी कि अब क्या कीजिएगा, इन सबको ऐड कीजिए फिर इससे डिवाइड कीजिए। तो ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटिव भी है और टाइम टेकिंग भी है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। छतरिक 18, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सॉरी 9 27, यूनिट डिजिट पे क्या आया, 7। 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट पे 2, इसका तो 0 ही आ जाएगा। 9 सते 63, यानी कि 3 और ये हो जाएगा 0। और इसका यूनिट डिजिट पे आप देखेंगे तो क्या है, 1 है।
7 2 9 3 12। आप देखेंगे यूनिट डिजिट पे 2 है और नीचे में 1 है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए यूनिट डिजिट पे किसका 2 आ रहा है, क्योंकि एक से आप डिवाइड करते हैं तो नंबर तो वही आएगा ना। जैसे मान लीजिए 12 है, इसको अगर एक से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो वही 2 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 में 5 2 यूनिट डिजिट पे 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अदरवाइज आप चेक करना चाहें तो इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके 271 से आप डिवाइड कीजिए, आराम से आपके पास समय है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 व्यक्तियों की आयु इतना इतना है, इसका एवरेज निकाल। तो इससे आसान क्या ही हो सकता है। और प्रश्न 30 20 60 60 40 कितना हो जाएगा 100, 100 और 40 30 70 10 80 कितना हो जाएगा, सॉरी 30 20 50 50 40 90 90 10 100, यानी कि हो जाएगा 100 40 30 70 170। 3 3 2 5 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 दिए 15 और 15 और इधर 2 5 के 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से क्या होता है 10 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा। SP1 है, क्या है मान लेते हैं 100। लेट SP1 जो है वो 100 है। इसे इस पे क्या होता है पी का यानी कि प्रॉफिट होता है। मान लीजिए पी कुछ भी प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट होने के बाद इसका जो सीपी है वो क्या निकलता है। सीपी जब किसी भी वस्तु पे प्रॉफिट होता है तो सीपी क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू होता है 100 माइनस व्हाट पी। सीपी बराबर क्या होता है 100। हमने तो मान लिया ना ये एसपी बराबर क्या है 100 है, तो ये एसपी है, एसपी माइनस व्हाट पी इज इक्वल टू सीपी। अच्छा, अब क्या होता है, अब SP2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा जो विक्रय मूल्य है वो दुगुना हो जाता है, यानी कि 100 से कितना है 200 हो जाता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट 10 गुना हो जाता है। और प्रॉफिट जब 10 गुना होगा तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस व्हाट 10p। अब 100 माइनस पी और 100 माइनस 10p ये क्या है, दोनों है तो सीपी ही, और दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो 100 माइनस पी इज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस 10p। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 में से 1 गया 9p बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस और ये जो है आपका 200 हो जाएगा ना, ये 200 हो जाएगा, ये 200, ये हो जाएगा 200। 200 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। तो प्रॉफिट जो हमारा आएगा क्या निकल के आएगा 100/9। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या निकल के आता है। प्रॉफिट हमें क्या निकला 100/9। अब 100/9 इसमें पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर लीजिए, इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए। तो 100 माइनस 9 वेट 100 में से प्रॉफिट जो हमारा है 100/9 माइनस करेंगे तो 900 में से 100 गया कितना हुआ 800/9। तो ये जो 800/9 है ये क्या है हमारा सीपी निकल के आया, और सीपी ये हो गया और प्रॉफिट ये हो गया। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन व्हाट सीपी, और इनटू क्या होता है 100। 9 से 9 खत्म, 0 से 00 खत्म, 100 बटे क्या हो जाएगा 8। 8 से इसे काटेंगे तो 8 एकम 8। बस अब देख रहे हैं एक से ही जा रहा है, तो यहाँ पे 500 है 20 है 400 है 12.5 आप निकाल भी सकते हैं। 8 एकम 8, 2 10, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आया है 12.5%। तो आप इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में
10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये है 7:6। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे धारा की विपरीत दिशा में जाने पे इसका स्पीड क्या होता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो इससे क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। जब भी 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 10.2/1 इंटू 60/51, ये तो 2 से निकल जाएगा और ये 2 से निकलेगा तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12.0। तो क्या निकल के आया है स्पीड, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड जो निकल के आया है वो क्या निकला 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो कितना है 7:6, ये गिवन है। तो ये तो स्पीड है, ये क्या है स्पीड है। अब आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 1, और यही जो डिफरेंस है बोट माइनस वाटर का जो डिफरेंस है ये क्या निकल के आया है 12। तो एक बराबर क्या है 12, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12×6 = 72 और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84। यानी कि बोट का जो स्पीड निकल के आया है 84 निकल के आया है और वाटर का जो स्पीड निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 72 निकल के आया है। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर और धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने में टोटल समय कितना लगता है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी हमारा है कितना, तो दूरी हमारा है आप देखेंगे 17.7 किलोमीटर। तो दूरी हमारा है 17.7 किलोमीटर। कब, जब धारा की क्या है विपरीत दिशा। तो धारा की विपरीत दिशा में जाने पे उसका जो स्पीड है समय बराबर दूरी बटे चाल। स्पीड कितना है 84 में से 72 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 12। 84 में से 72 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 12 और प्लस एक तो समय ये इसका निकल गया और एक है धारा की दिशा में कितना 66.3 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पे, है ना। धारा की दिशा में जाने पे क्या होता है जुड़ जाता है। तो 4 2 ये हो जाएगा 6 और 8 7 15 यानी कि 156 आ गया। अब ये 12 है 156 है, तो इन दोनों का या तो एलसीएम लेकर के तब कैलकुलेट कीजिए। और एक काम और किया जा सकता है, इसको 13 से मल्टीप्लाई किए हैं नीचे और 13 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए। तो ये 12 13 को मल्टीप्लाई के बढ़ते 56 156 आ जाएगा, ये 156 है। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये आ जाएगा 156 ये मतलब 156 से 156 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 13 7 ये हो जाएगा 91 9 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा 100। एक अंक से पहले मतलब यहाँ पे डेसिमल है तो ये हो जाएगा 0 17 कम 13 और 13 इधर 7 20 और 3 23 तो 230.1 आ गया और ये आ जाएगा 66.3। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये ऐड हो जाएगा 4, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 और ये 156 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो देखिए आप 2 टाइम्स देखिएगा, ऑप्शन भी ध्यान मतलब देखते रहना होगा। आप देखेंगे 1.9 है 2.1 0.3 और 3.4 है। अब देखिए 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे 150 भी होता तो 150 दूनी 300 तो ये तो होगा नहीं। 1 टाइम्स तो जाएगा ही क्योंकि वो 156 296 से कम है तो एक 1 टाइम्स तो जाएगा ही, तो ये संभावना है। 0 तो होगा नहीं और 3 जब 2 नहीं हो सकता है तो 3 तो 3 के होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं 1.9 इसका क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। मतलब 1.9 से कट जाएगा। या फिर आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो 19 को 156 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 19 छक 14 से तो वैसे भी आ रहा है ना, 54 यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यूनिट डिजिट जो है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यूनिट डिजिट लगाना सीख गए तो बस आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी के समानांतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी क्वेश्चन एनटीपीसी का जो इस बार हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। एक त्रियक रेखा है पी क्यू। क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, ये पी है और ये क्यू है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये है पी और ये क्यू। ए बी और सी डी को कहाँ पे, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे प्रतिच्छेद करती है। पीई बी ये जो एंगल है ना, ये पीई और ये बी, इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, 59 डिग्री है। ओके, जी ए बी और सी डी के बीच में, ए बी और सी डी के बीच में कहीं एक बिंदु है ना, कोई बिंदु होगी, जैसे ये ले लेते हैं बीई जी, ये जो है ना इसका ये पॉइंट, ये जी है, तो इसका जो वैल्यू है ये दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, जी एफ ई यानी कि ये और ये जी एफ ई, इसका जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 33 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ, एक ये वैल्यू दे रखी है, एक ये वाली वैल्यू दे रखी है और एक ये वैल्यू दे रखी है। तो अब पूछा क्या जा रहा है, तो ई जी एफ यानी कि ई जी एफ ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इस ट्राइंगल में, इसका और इसका, इन दोनों का जो सम होता है ये बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। यानी कि अगर ये x है और ये अगर y है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो x प्लस वाई के बराबर में होता है। ये आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ज्योमेट्री का जहाँ भी कहीं अपने आपके पास अगर बुक होगा तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है, 9 5 5 10, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 109। करेक्ट। अब एक वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, दूसरा पूछ रहा है, तो 109 में से 33 को हटा दीजिए, 9 में से 3 गया क्या, 6। बस यूनिट डिजिट पकड़िए और आंसर लगाइए 76। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 76। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 109 माइनस 33, यहाँ पे 6 और 10 में से 3 गया 7, यानी कि 76। क्लियर। तो ये ऐसे निकला है, आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, ये एक बाहर का एंगल हो गया ये वाला, और ये क्या है, ये दोनों अंदर का एंगल है। मान लीजिए ये है x ऊपर वाला और ये है y। x के मान की जगह यहाँ पे देख लीजिए, ये x है और y का वैल्यू तो दे ही रखा है। x प्लस वाई का वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पे दिया हुआ है 33, और इन दोनों का जो सम है हमने निकाला, इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या है 109। अब हमें x का वैल्यू पूछा गया है, तो ये 33 क्या हो जाएगा, उधर जा करके माइनस में हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 10 में से 3 गया 7, तो 76। तो ऐसे प्रश्न इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर a हो तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a। अगर x माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू a है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू a माइनस ए क्यू माइनस 3a होता है। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू a है तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू होता है ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा 3a। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न में ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है। तो अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू, अगर ये a बराबर 10 है
तो ए के जगह पर 10 रख दीजिए, क्योंकि एक्स क्यू माइनस 1/x³ पूछा जा रहा है। तो 10 दाएँ की 100 दाएँ की क्या हो जाएगा 1000, 100 1000, और 1000 से ऊपर पूछा जा रहा है, और 1000 से ऊपर कितना, 10 का 3 गुना, 10 तिया 30, 1030 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी वाले रूल, ये वो दिस दैट, ऑप्शन उठाइए और एक एक करके कैलकुलेट करके इजीली निकाल लीजिए। 7 63, 5 57 नहीं कटता है, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 3 7 5 35, एक ही है, यहाँ पर मैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है अंडर क्यूब रूट 1331, और ये 4 इस तरीके से अंडर कह सकते हैं, ये है 1000 4 बार है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 की पावर 4 होगा। और ये किसका क्यूब अंडर क्यूब रूट है, तो ये है 11 का, और ये हो जाएगा 10 का, और इंटू 5/33 इंटू 30। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 5 11 तिया 33, 10 तिया 30, खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी इतना लीटर की एक टंकी को इतना और इतना घंटे में भर लेता है। तो एक है 12 घंटा लगाता है, और बी है ये 10 घंटा लगाता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 60, ये 5 और ये 6। तो टोटल कितना लगा रहा है दोनों मिलकर के, 11 लगा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, है ना। इसकी एफिशिएंसी कितना है, इसकी एफिशिएंसी है 11 यूनिट की। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो इतना लीटर की टंकी, मतलब इतना लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप देखेंगे 78 जो है, 7800 लीटर की एक टंकी को भरने में टोटल कितना यूनिट खर्च हो रहा है, 11 यूनिट खर्च होता है, 11। और इसका टोटल वर्क अगर निकालेंगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60 बट्टे क्या होगा 11, यानी कि मतलब आवर में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो 60 बट्टे 11 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 8800 लीटर की एक खाली टंकी को अगर भरना हो तो कितना लगेगा, तो 60 बट्टे 11, है ना, 60 बट्टे 11 बट्टे 7800, और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 8800। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 बट्टे 11 गुने पट 88 बट्टे 78, 11 अठे 88, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 13 से ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 बट्टे 13। तो 80 बट्टे 13 घंटे जो है इतना लीटर की एक खाली टंकी को भरने में क्या होगा, समय लगेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7800 लीटर को भरने में 60 बट्टे 11 लग रहा है। 60 बट्टे 11 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वर्क में से में अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन व्हाट, एफिशिएंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई, अब देखेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से शेप उठा लेते हैं। एक हमने सर्कल ले लिया। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। मान के चलिए वो ये जीवा होगी, ये 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है, तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी जो है वो कितना है, ये मान लीजिए सेंटर है, और इसकी जो लंबवत दूरी है वो 5 है।
12 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा, ये 6 है और ये 6 है और ये 5 है, ये 6 है और ये 5 है। तो बोला जा रहा है इसकी त्रिज्या, यानी कि ये क्या है, ये रेडियस ही तो है। तो रेडियस बराबर क्या होगा, तो रेडियस बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36, अंडर रूट 6 5 11, 1 3 2 5 1 6, अंडर रूट क्या हो जाएगा 61। अब 61 जो है, अब आप देखिएगा ये किसके नज़दीक में है, तो आप देखेंगे ये या तो 8 के 8 64 या 7 49, 7 और 8 इसी के बीच में तो है ना ये। मान लीजिए ये 64 होता तो क्या होता, 8 का होता वैल्यू, और ये 7 का अगर वैल्यू देखा जाए तो 7 49, ये 49 के नज़दीक। अब देखेंगे ये किसके पास में है, तो आप गौर करेंगे तो ये 8 के पास में है, ठीक है। तो आप 7 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 6 7 से भी नीचे चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो 9 से भी ऊपर चला गया। तो आप देखेंगे ये 64 से कम है, तो 64 से कम है यानी कि 8 से भी कम वैल्यू आएगा, तो यानी कि कितना आएगा 7.81। या तो आप क्या करेंगे 61 यहाँ पे लिखिए और पेयर बना करके इसको कैलकुलेट करते चले जाइए। 7 49 पहले तो 7 7 ही जाएगा, 7 49 49, 11 में से 9 2, 5 में से 4 गया 1, 00 7 7 14। अब यहाँ से देख लीजिए 14 14 अठे 112, तो यहाँ पे 8 8 8 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 148 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, फिर कैलकुलेट कीजिएगा तो उतना ही आएगा, क्योंकि आप यूनिट आप पहले ही नंबर से आप देख सकते हैं ना, 7 7 से ही जा रहा है, 8 से तो जाएगा नहीं। तो बस यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये अगर नहीं भी मेथड आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से भी ईजिली बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो या तो आप एक दूसरे को नीचे वाले से डिवाइड कर लीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो डिवाइड करना ही सही रहता है। 26 में 90 से डिवाइड कीजिए, 9 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें, है ना, 2 पॉइंट इसका समथिंग आ रहा है सबसे बड़ा। और 50 में आप जब 59 से मोटा मोटी मान के चलिए आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 0, तो ये आ जाएगा 6 0 26, सॉरी यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 0.0 यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 26 में 90 से आपको डिवाइड करना है, तो 0 सबसे पहले लगाएंगे, और यहाँ पे 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 से तो 180 हो जाएगा, 0.2 देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 50 में 59 से करेंगे तो मान के चलिए ये आपका 60 के नज़दीक है। अगर 60 का ही टेबल आप पढ़ते हैं तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, यानी कि 0.8 के आसपास में आ रहा है। तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। 4 में 7 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 0 0 है तो 0 7 बचे 35, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0.2 है, 0.5 है। अब 41 है, इसको भी देख लेते हैं, 64, 0 6 चौक 24, 6 पंच 6 6 1 6 7 42, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये 0.8 आ रहा है, और वो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर सिंपल हमने डिवाइड भी किया तो भी हमें आसानी से ये निकल के आ गया। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल जो है वो ये है, योगफल ये है और गुणनफल ये है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से नहीं तो कम से कम बेसिक भी अगर आपने पढ़ा है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला पता होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण जिनमें कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है, 4 माइनस 3√2 इंटू, ये तो एक्स रहेगा ही, और मूलों का जो गुणनफल है वो कितना है, 28 है। तो ये 28 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब जो समीकरण इसमें फिट बैठ रहा है वो आप देख लेंगे, तो ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस फॉर्मूला में प्लस है और यहाँ पे इसका जो वैल्यू दे रखा है माइनस में दे रखा है, -28 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का क्या ही मतलब बनता है। तो दोगुनी हो जाएगी यानी कि ब्याज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स, तब x ब्याज हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, धन। दोगुनी कहने का मतलब क्या है, ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। मूलधन से क्या होता है, इसका जो अमाउंट है वो दोगुनी हो जा रहा है। अब ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, और 2x में से 1x घटाएंगे तो ब्याज नहीं निकल के आ जाएगा। और यही ब्याज बराबर क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मूलधन इंटू 5 वर्षों में रेट पूछा जा रहा है, R/100। x से x खत्म, 5 दूनी 10 यानी कि 20%, क्योंकि 20% बराबर किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20%। अगला देखते हैं, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थी द्वारा इतना अंक है, रेंज इसका निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेंज आपको पता होना चाहिए, रेंज बराबर होता क्या है, तो रेंज बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 80 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो इस प्रश्न में क्या है 45 है। इसको एक दूसरे से घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया। तो लंबाई ये है और उसका छाया जो है √12 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि ये पूछा जा रहा है। तो टेन थीटा का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/√12, 2/√12। तो इसको इसको बाहर करेंगे तो 2 दूनी 4 थिए 12 इस तरीके से, और ये ख़त्म, और ये हो जाएगा 1/√3। और 10 इसका वैल्यू जो है 1/√3 आता है। तो आप देखेंगे 10/30 का जो वैल्यू है 1/√3 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला। मान लीजिए यहाँ पे उम्मीदवार है ना, 2 उम्मीदवार है, पहला है और ये दूसरा है। टोटल 100% है, एक को मिला 48%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को ऑब्वियस सी बात है 52% मिला होगा। वह दूसरे उम्मीदवार से इतना वोटों से हार गया, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है 4 का, वही गैप जो है 756 के बराबर में है। तो पूछा जा रहा है डाले गए वोट की कुल संख्या, यानी कि 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 4 एकम 4 3 4 8 32 4 9 36 189, 100% की बात हो रही है। 00 अप्लाई करेंगे, 18900 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरा, रेड और ग्रीन का जो रेशियो है 7:20 था, जबकि गुलाबी और लाल है ना, गुलाबी और लाल की बात करें, यहाँ पे पिंक इधर रख देते हैं है ना, गुलाबी और लाल की बात करें, गुलाबी पिंक और लाल की बात करें तो ये 15 और 12 था। क्यों ऐसे रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ से ये कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो कहता है हरे और गुलाबी टोकन, यानी कि हरे और गुलाबी का पूछा जा रहा है। तो 15 सते 105, 12 सते 84, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, तो बात खत्म। 12 दूना 24, 240, 240/105 कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ग्रीन और पिंक का पूछा जा रहा है। तो ग्रीन अपॉन पिंक, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 5 चौके 20,
5 8 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 3, 3 16 3 48 और 3 7 21, 16:7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 9 2 11, 11 8 5 13, 8 5 13, 13 में से 11 गया 2, 7 7 14, 14 में से 2 गया, कितना हो गया 12, 4 तिये 12, 8 तरीक 24, 144 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, यानी कि 6 टाइम चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आलोक, गीता और सुरेश, ये है आलोक, ये है गीता और ये है सुरेश। इन तीनों ने मिलकर के एक व्यवसाय शुरू किया और इन्होंने क्रमशः 56, है ना, देखिए 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट जो है ये 0 0 है, तो इनको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। एक है 56, एक है 52 और एक है 69। कुछ इस तरीके से निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है ना, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 76700। अर्जित कुल लाभ का इतना परसेंट दान दे दिया गया, यानी कि 76700 31% दान दे दिया गया। तो बचा कितना, बचा 69%। अब जो 69% बचा इसी पे तो कैलकुलेशन होगा, 69 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से 63 3 और ये हो जाएगा 6, 6 54, 54 6 60, 0 6, 9 से 63 63 और 6 60, ये हो जाएगा 9, 6 42 2 4 6 36 4 40 हाथ में 4, 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 42। इन सब को ऐड करेंगे 3 2 9 2 4 1 5, तो टोटल रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो इतना बचा। अब जो शेष अमाउंट है ना, क्योंकि इतना तो दान दे दिया, अब इतना बचा और इसी पे कैलकुलेशन करना है, तो उनके निवेश के अनुपात में इनको विभाजित किया गया, यानी कि जितना वो निवेश किया था उसी के रेशियो में इस प्रॉफिट को भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सुरेश का हिस्सा पूछा जा रहा है, यानी कि इसका पूछा जा रहा है, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे 69 अपॉन इन सबको जोड़ दीजिए। 6 2 8, 8 8 16 117 का 7 हाथ में 1, 5 5 10, 10 6 16 1 17, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 177 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट देखते हैं। देखिए इसको 69 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 3 27, यहाँ पे आ जाएगा 27 7 2 9 2 18। मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 5, इन सब को ऐड कीजिए 7 8 6 1 3। तो कुछ 3 6 5 1 6 8 7 कुछ इस तरीके से वैल्यू निकल के आता है। 3 6 5 1 6 8 7 और इसमें 177 से डिवाइड करना है, तो 177 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक नंबर है 2 2, तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इससे मतलब आप वैसे भी करेंगे तो 17 दूना 34 2 से जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 1, ये हो जाएगा 150, सॉरी 2 एकम 2 1 3, 354 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 1 और ये 1 आ जाएगा ऊपर से
जीरो 60, क्योंकि इसमें नहीं जाएगा, 170 है, 111 है तो नहीं जा रहा है, तो जीरो हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जे 17 से, यानी कि ये 6 से जाएगा। 6 से आप कैलकुलेट करें 1062 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ऊपर से उतरेगा आपका 8। अब यहाँ से एक, क्योंकि दो में 6 6 है ना, यहाँ तक तो बराबर आ रहा है, ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा। अब एक नंबर और आ जाए, देखिए 17 तो 51, 17 चौका 68, 3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हो सके आप कैलकुलेशन से बचिए, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में इतना सारा कैलकुलेशन हो चुका था। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो 3, 3 और 9 थोड़े से क्लोज आंसर है, तो 9 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है, ठीक है, क्या है 17x है और एक 6x है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है। एलसीएम इन दोनों का अगर देखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 छक्का 102, यानी कि 102x, और एचसीएफ यानी कि एचसीएफ दोनों में मैच करता है, वही होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ ये हो जाएगा। इनके व्युत्क्रम का योगफल पूछा जा रहा है, तो इसका तो पहले निकाल लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो कितना है, तो 102x² बराबर दिया हुआ है 102, तो x का वैल्यू ये तो 102 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब एलसीएम जो हो गया आपका आ गया 102, और एचसीएफ आ गया कितना 1। अब यहाँ से इसका व्युत्क्रम का योगफल और इन, है ना, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि 101/102 और प्लस 1/1, ये कितना आ जाएगा 102, ये हो जाएगा 1 + 102, यानी कि 103/102। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, तो ये बड़ा वाला गोला होगा 4/3 पाई r³ 10 का क्यूब हो जाएगा। इसको पिघला करके 125 जो है वो क्या किया जाता है, छोटा गोला बनाया जाता है 4/3 पाई r³, है ना। छोटे की तो त्रिज्या हमें पता नहीं है, इनसे हम क्या करेंगे, छोटे की त्रिज्या निकाल लेंगे। पाई से पाई खत्म, 4/3 खत्म, 10 दाहें की 100 दाहें की 1000, बटे क्या हो जाएगा 125 बराबर r³। ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ये r का वैल्यू हमें निकल के आ गया 2। r का वैल्यू क्या निकल के आ गया, क्योंकि 10 दाएँ की 100 दाएँ की 1000, r 25 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, तो r का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब क्या पूछा जा रहा है, इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं, एक तो पहले मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², तो 4πr², यानी कि 10 दाहें की 100, और 6 बने तो 6 गुने 4 × πr², यानी कि 2 दूनी 4, 4 पाई से 4 पाई खत्म, 6 चौक 24, यानी कि हो जाएगा 100/24। 4 से आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 25 चौके 100, 25 4 छक 24, 25/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। छोटा वाला कितना है 125, इसको कैलकुलेट कर किया हमने, तो यहाँ से हमें आर मिला। यहाँ से आर मिलने के बाद इसका जो टोटल सरफेस एरिया है बड़े वाले का और 6 छोटे वाले का टोटल सरफेस एरिया को क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 4πr², बड़े वाले का रेडियस जो है 10 है, तो 10 दाएं की 100 हो जाएगा। 6 छोटे वाले हैं, तो 4πr छोटे वाले का r कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 पाई से 4 पाई का सम खत्म हो गया, 100/6 चौक 24 हो गया, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, और 4 छक
24 यानी कि 25/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें पुरुष इतना है, महिलाएं इतना है, बाकी बच्चे हैं। तो देखिए पुरुष 20 है, महिलाएं 50 है, तो बाकी बच्चे बच्चे कितने होंगे? 100 में अगर 20 पुरुष हैं, 20 मेल है और 50 फीमेल है, तो 50 20 70, तो बच्चे कितने होंगे? बच्चे होंगे 30। 50 20 70 30 100, ये हो गया चाइल्ड। ठीक है, औसत वजन इनका इतना इतना है, तो कुल कितना होगा? तो 20 गुने 45, 45 गुना 90 यानी कि 900, और 50 50 25 25 यानी कि 2 5 डबल 0, और इधर हो गया 30, 3 5 1500। ये कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू होगा। इन सबको ऐड कर लीजिए और समूह का औसत वजन निकालने के लिए बोला जा रहा है 0 0 5 9 10 9 19 हाथ में 1 2 1 3 1 4 बटे में क्या करना होगा? बटे में 100 से डिवाइड करना होगा। 0 0 तो कितना आ गया? 49। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रसोइया प्रति माह इतना अर्जित करता है, ठीक है, यदि वह प्रत्येक माह इतना खर्च करता है तो वह एक वर्ष के एक चौथाई समय में कितना बचत करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इतना अर्जित करता है, वह इतना खर्च करता है, तो बचत कितना करता है? तो बचत कितना करता होगा? बचत 40 करता होगा। 8400 इंटू 40 है ना। अब क्या कहता है? एक वर्ष के एक चौथाई, एक चौथाई में वह कितना बचत करेगा? तो बस 0 से 0 0 खत्म हो गया। 4 थी ये 12, और यहाँ पे 4 चौके 16 और 6 18। देखिए यूनिट डिजिट पे 8 किसका है? क्योंकि 0 लास्ट में है तो 0 तो आएगा ही, तो 0 0 0 सब में है। यहाँ पे 8 देखिएगा तो ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको कैलकुलेट कर दिए। 4 थी ये 12, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, और 12 ठे 96, 4 क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, लास्ट में एक 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या जो है ये है ना। एक शंक्वाकार एक पात्र है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका शंक्वाकार डिजाइन। यहाँ से शेप ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसमें है नहीं, चलो कोई नहीं। यहाँ पर एक चलिए कोई नहीं, यहाँ पे खुद से बना लेते हैं। एक शंक्वाकार इस तरीके का कोई पात्र है, ठीक है। एक शंक्वाकार पात्र है और जिसके आधार की त्रिज्या जो है वो कितना है? r बराबर 31 है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? वो है 45। ठीक है, पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर न जाए। तो उस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल के उसका 2/3 कर देना है। पात्र में पानी का आयतन पूछा जा रहा है, तो देखिएगा आप 1/3 इंटू पाई, पाई के फॉर्मेट में है तो पाई रखेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 31 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। और इंटू एच क्या है? 45। और इसका पात्र में कहाँ तक भरना है? 2/3 तक भरना है, तो 2 यहाँ पर 3। अब आप देखेंगे तो एक छोटा सा दिमाग लगा सकते हैं। 45 है, 45 3 का मल्टीपल है, तो देखिए यहाँ पे 3 का कोई मल्टीपल है ऐसा कोई ऑप्शन? 9 6 15, एक 16, एक 17, 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 6 15, 15 5 20, एक 21, 3 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। 9 6 15, एक 16, 4 20, ये नहीं हो सकता है। 9 6 15, एक 16 16 16, शायद ये नहीं लग पा रहा है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 3 9,
9 पचे 45 और 5 दूनी 10, तो लास्ट में जीरो तो आएगा ही। तो इस जीरो से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 3 3 9, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 31 से कितना हो जाएगा, 1 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 3 एकम 3, 3 3 6 और 3 तिहाई 961, और 961 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9610। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिन में पेंट करते हैं। रॉबिन है और वरुण है, ये 6 दिन में पेंट करता है। रॉबिन अकेला जो है इसे 42 दिन में पेंट कर सकता है। तो वरुण का पूछा जा रहा है, तो 42 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 42 ही होगा। 6 सते 42 और 42 कम 42। आर का वैल्यू अगर 1 है तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। बस 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करना है, 6 सत्ते 42, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 दिनों में वरुण इसको अकेले पेंट कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है। नाउ वर्तमान समय में अरविंद की जो आयु है वो 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है ना। आशा है एक लड़की, उसकी 25 वर्ष आयु है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी होगी। तो देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप बाई ऑप्शन उठाइए। तो अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु, तो अब से कितना है, 25 वर्ष पहले। अगर मान लीजिए अब से 25 वर्ष पहले अरविंद की आयु, तो 25 वर्ष इसमें से घटाए तो 25 वर्ष इसमें से भी घटाइएगा, तो 25 में से 25 गया तो क्या हो जाएगा, 25 में से, हाँ 25, 40 में से इसमें से 25 घटाने की जरूरत है। 40 में से 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 10 40, यानी कि 15, है ना। अब से कितने वर्ष पहले, अगर 25 वर्ष पहले होता तो अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी होती, यानी कि 25 वर्ष पहले तो इसका जीरो होगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। और 40 में अगर 10 घटाइएगा तो 10 घटाइएगा तो कितना आ रहा है, 30, है ना। इसमें से 10 घटाइएगा तो कितना आ रहा है, 15। तो इसका 4 गुना है क्या, नहीं, इसका 4 गुना नहीं है। फिर इसमें से 20 वर्ष घटाइए, तो इसमें से 20 वर्ष घटाइएगा, 40 में से 20 घटाइएगा तो 20, और इसमें से अगर 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5। ऑब्वियस सी बात है, ये इसका मल्टीपल है कितना, 4 टाइम्स, तो 4 गुने क्या हो जाएगा, मतलब 20 वर्ष, यानी कि 5 चौके 20। अब से 20 वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु का क्या होगा, 4 गुना, यानी कि 25 में से इसमें से 25 घटाए हैं, 20 घटाए हैं, तो इसमें से भी 20 घटाना होगा। इसमें से 20 घटाएंगे तो 5 वर्ष, और ये 5 वर्ष जो होगा ये 4 गुना होगा कितना के, 20 के बराबर होगा। तो आप इसे बाई ऑप्शन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, एक वस्तु इतना में खरीदा गया, इसकी कीमत इतना अधिक अंकित हो गई, इस तरीके से, है ना। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु इतना में खरीदी, इसकी कीमत इतना अधिक अंकित की गई। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सीपी, एसपी, एमपी इसका सहारा ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सीपी 100 रहा होगा तो इसकी अंकित होकर के कितना आ गया, 135। इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाता है, तो 20 पंचे 100, यानी कि 5 का चीज 4 में दे दिया जाता है। सीपी को उठा करके यहाँ से यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। 5 से इसको काट करके छोटा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 और 27, ये हो जाएगा 4 और 5। इस सौदे का सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। यहाँ पर एसपी और इधर हम सीपी देख लेंगे। तो 7 चौके, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, और ये हो जाएगा कितना, 20 पंचे 100। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कितना, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। बस ये एसपी है और ये सीपी है, ठीक है। ये एसपी है और ये सीपी है।
नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल पूछी जा रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये है टैक्सी और ये है टैक्सी प्लस आदमी, है ना, है ना। ये टैक्सी और टैक्सी प्लस आदमी है। दोनों समय देखिए क्या लग रहा है, समय जो है इसको लग रहा है 29 मिनट, है ना। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी, एक टैक्सी मतलब 29 मिनट के अंतराल पर निकल रहा है ना। 29 मिनट के अंतराल पर निकला, इतना की चाल से चलना शुरू करता है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है ना। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। यानी कि टैक्सी प्लस मैन का अगर बात करें तो उसमें जो समय लग रहा है वो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। और स्पीड की जब बात करेंगे, है ना, ये टाइम का हो जाएगा 29 और 12 हो जाएगा, तो स्पीड का हो जाएगा 12 और 29। अब देखिए 29 में 12 जो है, यहाँ पे देखेंगे 12 जो है ये टैक्सी का है, 12 जो स्पीड है वो किसका है, टैक्सी का है। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो मेन का बचेगा, यानी कि 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12 हो जाएगा टैक्सी का और मेन का हो जाएगा स्पीड 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 का जो वैल्यू दे रखा है, क्योंकि 29 मिनट के अंतराल पर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है, तो 12 का वैल्यू दे रखा है 54। 12 का वैल्यू कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। और हमें पूछा जा रहा है किसका, आदमी का, और आदमी का कितना है, 17 है। तो 12 बराबर 54, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा, 54/12 गुने क्या, 17। तो 6 दूनी 12, 6 नमा 54, 17 छक्का 17, 17 अठहत्तर नमा 53 से 153/2, 2 साते 14, और 1 2 छके 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल होगी वो आदमी की चाल होगी, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा टैक्सी, टैक्सी टाइम ले रहा है 29 मिनट के अंतराल, और टैक्सी प्लस मैन जब मतलब टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से एक आदमी जब आ रहा है, तो इसमें जो इसके मिलने का जो टाइमिंग है वो कितना है, 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है। और इसका जो स्पीड हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। टाइम का अपोजिट क्या हो जाता है, मतलब इसका यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम और इसका उल्टा आ जाएगा, 12 और 29 ही हो जाएगा इनका स्पीड का। जो टाइम का रेशियो होता है इसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाता है ना। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची। 1 रुपए में क्या करता है, 4 चॉकलेट बेचता है, जिससे उसे 100% का प्रॉफिट होता है। तो उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी। अब देखिए सीपी पूछ रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ पे होगा, 100 बटे 100 दूनी 200, है ना। प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए ऐसे प्रश्न को आप दो तरीके से देखिए पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची, एक में रहेगा जो 1 रुपए में 4 चॉकलेट खरीदा, तो उसे इतना का प्रॉफिट होता है। तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचा। और यहाँ पे दिया हुआ है एक विक्रेता ने 1 में 4 चॉकलेट बेचा और उसे 100% का लाभ हुआ। कोई भी चीज़ 100 की है, 100% का प्रॉफिट होगा तो वो कितने का होगा, 200 का। तो 100 अपॉन प्रॉफिट, नीचे आप देखते हैं ना, प्रॉफिट जब परसेंटेज आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं और सीपी क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। वैसे भी प्रॉफिट सीपी नीचे लिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं है 100 है और नीचे में प्रॉफिट इसका आ रहा है ये, और हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। सीपी निकालना है तो हम प्रॉफिट यहाँ पे नीचे लगाते हैं। जब हम एसपी निकालते हैं तो प्रॉफिट कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। कोई भी अमाउंट मान लीजिए 100 का है, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 110/100, तो 110 आता है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ 100 रुपये की है ना, एसपी अगर मान लीजिए
एसपी अगर मान लीजिए 100 रुपये की है, प्रॉफिट इसको कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है, तो सीपी निकालते हैं। तो सीपी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 100/100/110 इसी तरीके से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 100/11, यानी इसका सीपी कुछ इस तरीके से आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो 1 रुपये में 4 चॉकलेट, 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेचता है, जिससे उसे 100% का प्रॉफिट होता है। तो 100 दूनी 200, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 8। तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी, तो 1 रुपये में 8 चॉकलेट खरीदी। अगर वहीं पे इसका उल्टा हो जाता, 1 रुपये में 4 चॉकलेट खरीदता है, ठीक है, 1 रुपये में 4 चॉकलेट खरीदता है, 100% का लाभ होता है, तो 100% का लाभ होगा तो 200/100 हो जाएगा। तो यहाँ पूछेगा 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची थी, तो 100 दूनी 200 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटे क्या हो जाएगा 2, 1 रुपये में 2 चॉकलेट क्या होगा, बेची थी। ठीक है, तो ये अलग है, ये तो पूछा नहीं जा रहा है, तो ये हम देखेंगे नहीं। तो ये 30 प्रश्न थे। ठीक है, ये जो सेट है, ये सेट नंबर आपका तीसरा था, है ना, 5 तारीख के डेट का ये सेट था और तीसरा शिफ्ट का ये सेट था। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और अब से कोशिश करेंगे जो रेगुलर वीडियो अपलोड कर दिया जाए इस चैनल पे, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में और आसानी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।